2014 में एक बुक आई थी, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। ये बुक थी मिस्टर हेनरी किसिंजर की। हेनरी किसिंजर अमेरिका में, यूएस में, यूएस प्रेसिडेंट के बाद सबसे पावरफुल व्यक्ति अगर कोई रहा है सेकंड नंबर पे, तो वो मिस्टर किसिंजर है। उनकी किताब में बहुत सारी ऐसी नसीहतें और बहुत सारी ऐसी हिदायतें यूएस को आने वाले समय के लिए दी गई थी। उनमें से कुछ हैं, जैसे सबसे पहली बात कि अमेरिका को आने वाले टाइम रियलिज्म और आइडियलिज्म के बीच में बैलेंस बना करके आगे बढ़ना पड़ेगा। ये बातें मिस्टर ट्रम्प के कितना समझ में आती हैं ये तो वही जाने। लेकिन एक बात तय है, किसिंजर साहब को इस चीज का आइडिया था कि आने वाला समय, आने वाला वर्ल्ड किसी भी हालत में किसी एक कंट्री, एक देश के मत्थे नहीं चलने वाला है। ये एक ऐसी सोसाइटी, क्यूमुलेटिव ऐसी सोसाइटी बनने वाली है जो मल्टीपोलर होगी, जिसमें कि रशिया, यूरोप, चाइना, हमारा अपना देश, सारे लोग मिली भगत करके आगे बढ़ेंगे। आज भी देखें तो बहुत छोटे छोटे ऐसे नए नए गुट्स बन रहे हैं, टूट रहे हैं, जिनका पहले कोई अस्तित्व नहीं था। खैर, ऐसा बोला जाता है पॉलिटिक्स में, डिप्लोमेसी में, देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स, ओनली टेम्पररी इंटरेस्ट। तो सबको अपने देश और अपनी चीजों के लिए, अपने नेशनैलिटी के लिए अपना अपने हित रखने का पूरा हक है। हमारा वीडियो आज का है वो इस टॉपिक में थोड़ा सा एक स्टेप आगे की तरफ जाता है। हम बात कर रहे हैं यूएस डॉलर के डोमिनेंस की। ये जो टैरिफ्स लग रहे हैं, नए गुट बन रहे हैं, वर्ल्ड ऑर्डर थोड़ा चेंज हो रहा है, आने वाले साल कुछ और इंटरेस्टिंग हो सकते हैं शायद। तो हमें क्या लगता है कि यूएस डॉलर किस प्लेस में खड़ा हुआ है, और आने वाला साल क्या किसी दिन ऐसा हो सकता है कि हम ऐसा देखें कि शायद यूएस डॉलर में बिजनेस नहीं हो रहा। इसकी शुरुआत तो हो चुकी है, क्योंकि हम भारत खुद ही रशिया से जो तेल खरीदते हैं वो आईएनआर में लेते हैं, और सिमिलरली चाइना भी युआन में डील करता है, बहुत सारे, सिर्फ रशिया नहीं, बहुत से देशों के साथ में। तो चलिए जानते हैं, मजा आएगा, समझते हैं कि यूएस डॉलर क्या होने वाला है इसका। इज इट द एंड, और ये यहां से और बेहतर बनकर निकलेगा? चलिए पता करते हैं। ओके, तो ये समझने से पहले कि यूएस डॉलर की डोमिनेंस खत्म क्यों हो रही है या कैसे खत्म होगी, हमें ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये डोमिनेंस आखिर आई कहां से। ये कैसे हो गया कि एक ऐसी करेंसी जो सिर्फ एक देश की करेंसी थी, पूरे दुनिया के अंदर एक्सेप्टेबल हो गई। इसकी शुरुआत होती है 1944 में, जब ब्रिटेन वुड्स नाम का एक एग्रीमेंट हुआ सारे ऑयल वाले देश और सारे देशों के बीच में, कि वो एक ऐसी करेंसी को स्टैंडर्डाइजेशन के लिए प्रोसेस स्टार्ट हुई थी कि सारी करेंसीज को स्टैंडर्ड पे लाया जा सके। तो एक करेंसी, क्योंकि अमेरिका के पास सबसे ज्यादा गोल्ड था, इसलिए उन्होंने एक करेंसी यूएस डॉलर को ऐसा चुना। और जाहिर सी बात है, अमेरिका लीडिंग कंट्री था पूरे वर्ल्ड की, आज भी है ऑफकोर्स, लेकिन उस समय तो बहुत ही अलग लेवल पे था अमेरिका। तो उनके पास सबसे ज्यादा गोल्ड था, तो उन्होंने क्या किया, हर एक डॉलर बिल को गोल्ड से बैक करना स्टार्ट कर दिया। अब क्योंकि उन्होंने गोल्ड से बैकिंग देना स्टार्ट कर दिया, तो लोगों का उसमें ट्रस्ट बढ़ गया। जब ट्रस्ट बढ़ गया तो एक एक्सेप्टेबल करेंसी बन गई, कौन सी? यूएस डॉलर। वर्ल्ड वाइड के ऑयल का खरीद फरोख्त उसी में होगा, या कोई सी भी गुड्स जो हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट किसी भी कंट्री से कर रहे हैं, उसका हम खरीद फरोख्त करेंगे, वो यूएस डॉलर में ही होगा, बिकॉज वो एक गोल्ड से बैक्ड करेंसी है। ऑल्दो 1971 के बाद से ये गोल्ड की बैकिंग खत्म हो चुकी है। अब यूएस डॉलर गोल्ड से बैक नहीं होता है, बल्कि बैकिंग अब जो है वो यूएस गवर्नमेंट की ट्रस्ट के बेसिस पर है। तो गोल्ड की बैकिंग तो खत्म हो चुकी है, यूएस गवर्नमेंट वाली बात बची है कि गवर्नमेंट की ट्रस्ट, गवर्नमेंट ने बैक किया हुआ है उस डॉलर बिल को, इसलिए ये डॉलर डोमिनेंस में आज भी चल रहा है। डॉलर की डोमिनेंस एक अलग बात हो गई, डॉलर का बैकिंग एक अलग चीज हो गई। लेकिन अब क्या, अब सारी कंट्रियां मिलकर ये ऐसा एक माहौल क्यों बना रही हैं कि हम डॉलर की डोमिनेंस को कम कर पाए? उसका सीधा सा रीजन बहुत सिंपल सा है, लेमन लैंग्वेज में। देखिए, मान लीजिए कोई गरीब देश है, जब
वो गरीब देश की करेंसी बहुत कमजोर है, उसका किसी पे कोई इम्पैक्ट नहीं है। लेकिन जैसे ही मान लीजिए वो अपने हितों की रक्षा करने के लिए किसी तीसरे देश पर कुछ सैंक्शंस या टैरिफ्स या कुछ भी इम्प्लीमेंट करता है, तो वो किसी भी तरीके से नल एंड वॉइड हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि उसकी करेंसी की कोई वैल्यू कहीं पे भी नहीं है। बट अमेरिका यानी यूएसए के साथ में एक ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यूएस एक बहुत पावरफुल कंट्री है, उनकी जो डोमिनेंस है अपने मार्केट में अपनी करेंसी को लेकर के वो बहुत ज्यादा है। तो ये समझने वाली बात यह है कि जैसे ही वो सैंक्शन किसी भी कंट्री पर इम्प्लीमेंट करता है, जैसे कुछ साल पहले रशिया पे किए थे और बीच बीच में दूसरी दूसरी कंट्री पे करता है, या नए टैरिफ्स लगाते हैं, जैसे हम पर अब भारत पर लगाए हैं 50% का टैरिफ, तो उन टैरिफ्स का और उन सैंक्शंस का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट उस देश की इकोनॉमी पर पड़ता है। और यही रीजन है कि इस इम्पैक्ट को कम करने के लिए सारे देश चाहते हैं, जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं या डेवलप्ड कंट्रीज हैं, सब चाहते हैं कि डॉलर का यूएसडी का थोड़ा सा इम्पैक्ट तो कम होना चाहिए। ईज ऑफ एक्सेस है, उसमें कोई डाउट नहीं है, और क्योंकि वो इकोसिस्टम इतने सालों से बना हुआ है इसलिए कोई दिक्कत लोगों को समझ में नहीं आती। बट लेकिन इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत जरूरी है ये इम्पैक्ट कम हो। सिंपल सी बात है, रशिया, इंडिया यानी कि जो ब्रिक्स देश हैं, ये करेंसी चाहते हैं कि हम अपनी करेंसी एक डेवलप कर लें, जो कम से कम इन 6 से 7 देशों के बीच में आपस में ट्रेड करने के लिए उस करेंसी का इस्तेमाल हो। तो उसे ब्रिक्स करेंसी बोला जाना चाहिए, जैसा इन लोग हमारी कंट्रीज और ब्रिक्स नेशंस चाह रहे हैं। एक एशिया पैसिफिक अलायंस बना था कुछ साल पहले, शायद आपको ध्यान होगा, जिसमें इंडिया, म्यांमार, सिंगापुर, इंडोनेशिया से लेकर के पैसिफिक यानी कि ऑस्ट्रेलिया तक की ये सारी कंट्रीज मिलकर के एक अपनी करेंसी एक्स्ट्रा, उसमें चाइना, इंडिया दोनों ही शामिल थे, वो चाह रहे थे कि एक करेंसी इस रीजन की करेंसी बन जाए, जैसे यूरोप में होता है कि उनका यूरो चलता है। इसी तरीके से कि साउथ ईस्ट एशिया चाह रहा था कि एक हम अपना बना लें एक करेंसी और उसी को ही हम चलाएं, लेकिन वो भी खैर सक्सेसफुल हो नहीं पाया। और उसके सक्सेसफुल ना होने के कारण यही था कि साउथ ईस्ट एशिया या ईस्टर्न जो एरिया है एशिया का, वहां पर हमेशा थोड़ा सा टर्बुलेंस रहती है नॉर्थ कोरिया के कारण और ऑफकोर्स चाइना के कारण। अल्टीमेटली हर एक कंट्री ये चाहती है कि डॉलर की डोमिनेंस में थोड़ी कमी आए। वेल, नाउ कमिंग टू मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, और वो पार्ट है, क्या अमेरिका इस घटती हुई डोमिनेंस से डर रहा है? वेल ऑफ कोर्स, डरने वाली बात ही है, उनकी करेंसी बहुत पावरफुल है, बहुत वर्सेटाइल है, और जैसे जैसे उसका इन्फ्लुएंस कम होता जाएगा, दूसरी कंट्रीज के डिफरेंट डिफरेंट अलायंस बढ़ते जाएंगे, बनते जाएंगे, वैसे वैसे इनके साथ में और प्रॉब्लम्स बढ़ती जाएंगी। और यूएस कभी भी ये नहीं चाहेगा कि उनकी ये जो डोमिनेंस उनके करेंसी की बनी हुई है वो खत्म हो जाए। सोचने वाली बात यह है कि हमारे लिए इसमें क्या है, एज अ कंट्री भारत के लिए इसमें क्या अच्छा या बुरा या क्या है। देखिए, ये दो चीजें हैं। पहले बात करते हैं अच्छा क्या है। अच्छा होना डेफिनेटली एक ऐसी बात है कि हमारे लिए डिपेंडेंसी जो है वो किसी भी दूसरी करेंसी पे बहुत कम होगी। हमारे पास में किसी भी सैंक्शंस का या किसी भी टैरिफ्स का कंपैरेटिवली कम असर होगा। अगर हमारी इस अगर यूएस डॉलर की जो डोमिनेंस है वो कम होती है, तो हमारे लिए सबसे बड़ा फायदा ये है कि हमारी डिपेंडेंसी किसी भी दूसरी करेंसी पे कम होगी, खासकर यूएस डॉलर्स पे। हम अपने टर्म्स पर किसी भी देश के साथ में ट्रेड कर सकते हैं, जैसा हम अभी कर भी रहे हैं कई कंट्री साथ में, नेपाल के साथ में, श्रीलंका के साथ में, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली रशिया के साथ में हम आईएनआर कर रहे हैं। इसी तरीके से चाइना भी ये चाहता है कि उसका युआन जो है वो फेमस हो, वो भी उन लोग भी यही चाहते हैं कि उनकी करेंसी आगे बढ़े। तो वो भी रशिया के साथ में और दूसरी कंट्रीज के साथ में उन्होंने भी इस चीज को प्रमोट करा और सक्सेसफुली अभी कर रहे हैं। हो सकता है आने वाले टाइम में और ट्रेड अपनी लोकल करेंसी में ट्रेड और बढ़े। वर्स्ट थिंग, खराब क्या होगा हमारे लिए खराब ये होगा, 2 दिन पहले एक न्यूज आई थी जिसमें क्लियर कट था, एक फिगर था 685 या 89 बिलियन यूएस डॉलर फॉरेक्स रिजर्व इस समय इंडिया के पास में है, जो और वो कम है पिछले कुछ सालों के कंपैरिजन में, लेकिन एक बहुत बड़ा नंबर है। अगर यूएस डॉलर की डोमिनेंस कम होती है तो उसकी वैल्यू कम होती है। उसकी वैल्यू कम होने से बड़ा सिंपल सा एक लॉजिकल रिजल्टेंट निकलेगा, और वो ये है कि हमारा फॉरेक्स रिजर्व
डाउन जाएगा नीचे की तरफ, जो इन एनी वे किसी भी कंट्री के लिए बहुत अच्छी न्यूज़ तो नहीं हो सकती। सो हमारे लिए ये चीज़ सोचने वाली है कि हम लोग बहुत ईज़िली, बहुत अच्छी तरीके से कोशिश करें कि बैलेंस बना के चलें। ना हम बहुत ज़्यादा डोमिनेंट हों, ना किसी और को हमारे ऊपर डोमिनेंस करने दें। और हमें ध्यान रखना है कि यूएस डॉलर्स और बाकी करेंसियों के बीच में बैलेंस बना रहे। इंडिया बहुत बड़ी इकोनॉमी है और चाहे तो बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस किसी भी सेक्टर में ला सकती है, बी इट करेंसी और एनीथिंग एल्स। तो आई होप ये वीडियो आपको मजा आया होगा देखने में, और डेफिनेटली लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत छोटा सा आपके लिए, कुछ बड़ी चीज नहीं है, लेकिन हमारे लिए थोड़ा मोटिवेशन का विषय बनता है ये। तो डू सब्सक्राइब, डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और प्लीज ड्रॉप ऑन कमेंट में बताइए कि और किस टॉपिक पर आप वीडियो देखना चाहेंगे। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वन।